Welcome you all on this webinar on mental health associated with PWDs and management. मैं जितेंद्र कुमार देव क्लास ऑफिस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा प्रोग्राम है उसमें हम लोग अपने जो पेट्रोन हैं डॉक्टर हिमांशु दास, डायरेक्टर NIT देहरादून, उनका स्वागत करते हैं। उनकी वजह से ही हम लोग ये काम कर पा रहे हैं। और आज के चीफ गेस्ट श्री आशीष कोहाली जी, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वर्किंग एज अ स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश। और आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं मिसेस शिखा शर्मा, स्टेट कोऑर्डिनेटर सर्व शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश। कीनोट स्पीकर्स एंड इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शत्रुघ्न सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, CRC सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। मैं आप सभी का इस बोर्ड पर स्वागत करता हूं। अगर अब बात करते हैं हमारे जो आज का टॉपिक है, हिमाचल प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान के जो हमारे कोहली सर हैं वो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें अपना कुछ बायोडाटा भेजिए जिससे कि हम उसको यहाँ पर रिसाइट कर पाएँ, पर ये हो नहीं पाया। पर एनीवे, फ्रॉम द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नंबर EDN CF10 डेटेड 8/9 मार्च 2011, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का जो RTE एक्ट था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जहाँ पर राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं अंडर सेक्शन 38। एंड इसमें हम लोगों ने जो भी काम किया है, खासकर हिमाचल प्रदेश में जो काम किया है, उसमें एवरीथिंग उन्होंने बताया है कि हम लोग किस तरह से काम कर सकते हैं। एंड इसमें जो अभी का जो मेरे को समझ में आया, जब मैं पढ़ रहा था इस बारे में समग्र शिक्षा अभियान में, तो उसमें एक जो नई पहल की गई थी वो थी हर घर पाठशाला। तो कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान छात्रों की जो पढ़ाई जारी रखने हेतु हिमाचल प्रदेश की अनोखी पहल थी, और इस पहल में सरकार ने हर घर पाठशाला का अभियान शुरू किया और उसमें हमारे सर का काफ़ी योगदान था, उसके लिए सर का धन्यवाद। और उसमें जो बच्चे थे, इवन अगर आप https हर घर पाठशाला.in पर जाएंगे तो आपको उसमें वीडियोस एंड इसका जो लिंक है, असेसमेंट फॉर 9 to 12, असेसमेंट फॉर 9 to 12 क्लास थ्रू स्टेट सर्वर एंड गूगल साइट के थ्रू आप उसको सर्च कर सकते हैं। और इस तरह की जो अनूठे अभियान होते हैं, ये जो लोग करते हैं वो कोहली सर जैसे होते हैं। इस बारे में ज़्यादा वो आपको जानकारी देंगे। और इस कोरोना लॉकडाउन का जो भी अभी प्रकरण चला हुआ है, उसके दौरान जो भी दिक्कतें आती हैं उसको ठीक करने के लिए और उसकी मैनेजमेंट करने के लिए भारत सरकार ने, जो अभी आप स्लाइड्स देख रहे थे, किरण की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसको लेकर आए हैं साथ में। तो मैं अपने आज के चीफ गेस्ट श्री आशीष कोहली सर, HAS स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, को इनवाइट करता हूं कि सर वो 2 शब्द कहें और इसको विधिवत रूप से शुरुआत करें। आशीष कोहली सर, आप अपना माइक अनम्यूट करके। आशीष कोहली सर, आप आवाज सुन रहे हैं? आशीष कोहली सर, सर बात तो करिए। आशीष कोहली सर, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आशीष कोहली सर, उससे कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा। आशीष कोहली सर, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आशीष कोहली सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? संपर्क टूट गया सर। चलिए, तब तक मैं हमारे जो दूसरे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर उनके बारे में बात करते हैं, तब तक हमसे जुड़ते हैं। श्रीमती शिखा शर्मा, वर्किंग एज अ स्टेट कोऑर्डिनेटर सर्व शिक्षा अभियान। शी इज MSc, MPhil and PhD, and at present with an education MSc chemistry, MPhil chemistry from Kurukshetra University, Haryana, MSc done from chemistry, Kurukshetra, Haryana, BSc from Himachal Pradesh University, India, and she is awarded with a PhD thesis on studies on remediation of organic and inorganic
pollutants from aqueous system with low cost bioabsorbent. She has also done a number of publications. There's 13 research papers on aquatic technology in international journals and 17 papers presented in international national conferences, symposium, and workshops. An organized professional with unproven teaching, guidance, and counseling skills, possesses a strong track record in strengthening quality education and teaching effectively, ability to be a team player and resolve problems and conflicts professionally, have the ability to communicate complex information in a simple and retaining manner, look to contribute my knowledge, her knowledge and skills to make study by progress to avoid bridging gender and social categories gaps in all levels of education. Large discipline like still remain, especially at the secondary level, particularly for the socio-economical disadvantaged groups that have been historically underrepresented in the education system. Her additional skills are expertise in teaching assistance and proficient in Microsoft and with modern classroom technology. This is all about श्रीमती शिखा शर्मा. मैम आपका वेलकम है एंड मैं फिर दोबारा से सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, सर अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो. आशीष सर का नहीं मिल पा रहा है. आशीष कोहली सर, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं. आशीष कोहली सर, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं. किसी कारणवश सर हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट शिखा मैम कि वो आए और अपने विचार रखें और इस आज के वेबिनार को विद्युत से शुरुआत करें. शिखा मैम. शिखा मैम. यस मैम. Thank you, sir. Thank you so much for the introduction, and I would like to welcome you all on this platform. I would like to thank you for organizing this webinar on the very special day, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के ऊपर आपने एक वेबिनार का आयोजन करके हम सबको लाभान्वित करने की जो एक आपने कोशिश की है, सर हम स्टेट की ओर से और आपको की टीम से धन्यवाद है. ये दिवस हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस बन जाता है, क्योंकि ऐसे फैक्टर को टेस्ट कर रहा है जिसकी हम अपनी नॉर्मल लाइफ में इतना ध्यान नहीं देते, और कब हम इस मानसिक स्वास्थ्य को थोड़ा डिस्टर्ब देते हैं वो पता ही नहीं चलता है. तो पूरे विश्व में इस दिवस को मनाकर हम लोग अपने आप को भी जागरूक करते हैं कि हमें अपनी वेलनेस की और स्पेशली अपनी मेंटल वेलनेस पे कैसे ध्यान देना है. और इस दिवस को और हमें करने के लिए आपका इस प्रयास के लिए हम आपके धन्यवादी हैं. और सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी तो हमारे स्पेशल एजुकेटर्स और कोऑर्डिनेटर्स और स्टेट से जो भी लोग टीचर्स जुड़ आए हों कि हम अपने स्वतंत्रता को ध्यान रखेंगे, मानसिक अपने स्वास्थ्य का, मेंटल वेलनेस का, लेकिन हम एक बहुत स्पेशल सेक्टर भी डील करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज से, स्टूडेंट विद स्पेशल नीड से. तो हम जितना उनके काम कर सके और जितना उनकी मेंटल स्टेटस को देख के, मेंटल स्टेट को देख के और इनकी वेलनेस के लिए काम कर सके, वो हमारे लिए जितना भी करे कम रहेगा. और मेरी शब्दों के साथ में विराम
देना चाहूँगी everyone को, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आज का सेशन स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you very much. And after this, I would like to request the key speaker of today's webinar, Shri Shatrughan Singh, Dr. Shatrughan Singh. So I would like to, Singh sir, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो please share your views. Singh sir. मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। Okay. एक मिनट आइए, कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेरे को। दोबारा लेना पड़ेगा। No shit. Shit. Yes. यहाँ से तो नहीं करना पड़ेगा। स्लाइड्स को भी यहीं से व्यवस्था क्लिक करें तो भी आ जाएगा। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस वेबिनार में। आपको विदित है कि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, जो प्रत्येक साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये एक संजोग ही है कि हम आज के जो वेबिनार का टॉपिक है वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। और आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ एसोसिएटेड विथ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एंड मैनेजमेंट। तो ये कोरोना का दौर चल रहा है, सब लोगों का, इवन जो लोग नॉर्मल हैं उनको भी एक स्ट्रेस के दौर से गुजरना पड़ रहा है और उनके मानसिक स्वास्थ्य को अक्षुण्ण बनाए रखना काफी मुश्किल हो रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो मेंटल हेल्थ हमें देखना है। जो लोग दिव्यांगजन हैं, जो किसी न किसी डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं, उनमें मेंटल हेल्थ की क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार क्या होता है कि हम डिसेबिलिटी, जो एक्चुअल डिसेबिलिटी है उसका मैनेजमेंट करते हैं, उसका रिहेबिलिटेशन करते हैं, लेकिन उनके साथ एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम है, जो मानसिक स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो अंत में जाकर के टोटल रिहेबिलिटेशन नहीं हो पाता है। तो हमें जो डिसेबिलिटी है उसका, जो मेजर डिसेबिलिटी है उसका तो रिहेबिलिटेशन करना है, लेकिन अगर उस व्यक्ति विशेष जो दिव्यांगजन है उसके मानसिक स्वास्थ्य में अगर प्रॉब्लम है तो उसका भी डायग्नोसिस बनाना, उसका उपचार करना, मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमने ये डिसाइड किया कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे मेंटल हेल्थ जो दिव्यांगजनों में होता है उसकी हम बात करेंगे, उसकी मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो ये आज का टॉपिक है। आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आज का जो प्रोग्राम है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के आज का जो ये वेबिनार की जो टॉपिक है उसको डिसाइड किया गया। तो इस वेबिनार में हम सब एक
प्रयास रहेगा हमारा कि हम ये सोचने का, चर्चा और परिचर्चा करेंगे, समझेंगे कि क्या कनेक्शन है मेंटल हेल्थ एंड डिसेबिलिटीज में। तो वी ट्राई टू लर्न अबाउट द कनेक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ विथ डिसेबिलिटी। ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव है हमारे इस वेबिनार का। साथ ही साथ ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो इंसिडेंट एंड प्रिविलेंस रेट है मेंटल डिसऑर्डर का और साथ में डिसेबिलिटी है, तो उसका क्या इंसिडेंट और प्रिविलेंस है। वातावरण के जो हमारे पॉपुलेशन है उसमें कितने % लोग जो दिव्यांगजन हैं उनमें मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है और उसके लिए वो क्या मैनेजमेंट करते हैं। तो ये दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव्स रहेगा। तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि हमें ये कंसेप्चुअल लेवल पे कंसेप्चुअल अप्रोच को डेवलप करना पड़ेगा ताकि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फंक्शन है जो दिव्यांगजन की वो इम्प्रूव कर सके। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फंक्शन जो डिसेबिलिटी जिसकी वजह से रिड्यूस होती है। तो यही हमारा 3-4 मेजर ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का। और इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के हम पूरा जो लेक्चर है ये फोकस करेंगे। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं, जितने भी डिजिटल टेक्नोलॉजी से लोग जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे कि वो या तो स्पेशल एजुकेटर हैं या वो किसी न किसी तरह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में या डिसेबिलिटी के फील्ड में काम कर रहे हैं। तो RPWD एक्ट 2016 के अनुसार जो 21 डिसेबिलिटी की हम बात करते हैं, तो सारी डिसेबिलिटी में हम मेंटल हेल्थ की बात हम नहीं करेंगे। हम जो लोग काम करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, साइकाट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, तो हम लोग जो प्रोफेशनल काम करते हैं उससे रिलेटेड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ की बात करेंगे। क्योंकि इस 1 घंटे के वेबिनार में सारी डिसेबिलिटी को कवर करना बड़ा मुश्किल काम है। तो मेंटल इलनेस वर्सेस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आप लोग, हम सब लोग काम कर रहे हैं। तो जो बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है, बौद्धिक रूप से दिव्यांग है, उनके साथ भी कई बार मानसिक स्वास्थ्य की समस्या होती है और हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए IQ असेसमेंट करते हैं, स्पेशल एजुकेशन करते हैं, नाना प्रकार के रिहेबिलिटेशन के प्रोग्राम चलाते हैं। लेकिन साथ में जो मेंटल इलनेस जुड़ता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को, उसको कई बार इवन पढ़े लिखे लोग जो गार्जियन है, केयर टेकर हैं, वो लोग इग्नोर कर देते हैं। तो ये दोनों में बहुत अंतर है। मेंटल इलनेस आपको विदित है कि अलग से डिसेबिलिटी ऑलरेडी पहले से भी था और नए वाले एक्ट में भी जुड़ गया है। तो जहां ये दोहरी डिसेबिलिटी हो गई, तो जब इसका सर्टिफिकेशन होता है तो साइकियाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सारे जो एक्सपर्ट मिलके डिसेबिलिटी को रेक्टिफाई, क्वांटिफाई करती है कि कितना है, कैसे है। तो ये जो कंसेप्ट है मेंटल इलनेस और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को ये समझना पड़ेगा। तो ये अलग अलग टर्म यूज होता है, इसको हम इंटरचेंजेबली नहीं यूज कर सकते। मेंटल इलनेस की अलग आइडेंटिटी है, जो मेंटल रिटार्डेशन जो पहले इसका ट्रेडिशनल नाम था, आज जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बन गया है, ये अलग अलग कंडीशन है, ये अलग अलग प्रॉब्लम है। तो कई बार देखा गया है कि जो मंदबुद्धि के बच्चे हैं उनमें मेंटल इलनेस की समस्या होती है। कई बार हम प्रिस्क्रिप्शन पे देखते हैं कि लिखा होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विथ MR, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विथ सीजर डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विथ ADHD। आज भी ADHD एक गंभीर मानसिक रोग है और इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड के जो बच्चे हैं वो उनके साथ ये देखने को मिलता है। इसके साथ एक और प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। वो एक आजकल खुद डिसेबिलिटी बन गया है। चाहे वो डिसेबिलिटी बने या मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम है, हमें उसका इलाज करना है, हमें उनका रिहेबिलिटेशन करना है।
तो ये चीज़ों को समझना पड़ेगा कि वो कौन कौन से मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है जो मेंटल इलनेस के रूप में हम जानते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लोगों के साथ देखने को मिलता है। तो जहाँ भी मेंटल इलनेस होगा उसमें उनका जो मेंटल हेल्थ जो एक कंडीशन है उनमें बिहेवियर में डिस्टरबेंस होगा, उनकी थिंकिंग प्रोसेस में डिस्टरबेंस होगा, और जो इमोशन है उनका वो भी इमेच्योर होगा, इमोशनली डिस्टर्ब होंगे। तो आइए देखते हैं, चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं कि व्हाट आर द कॉमन मेंटल हेल्थ एसोसिएटेड विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। आप सब लोग इस फील्ड में काम करते हैं, मुझे पता है कि आप सबको पता है कि जो मेंटल हेल्थ की जो समस्या है, जो सामान्य मेंटल हेल्थ की समस्या है, वो मंद बुद्धि बच्चों के साथ होती है। प्योर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी होता है और साथ में एसोसिएटेड प्रॉब्लम होता है। तो कई बार इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो मॉडरेट लेवल की है उसमें सीजर की समस्या देखने को मिलती है। सीजर एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो जहाँ भी सीजर की समस्या हो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, तो इसके लिए जो एक्सपर्ट हैं अब वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं। फॉरेन में इनको डेवलपमेंटल न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को रिहेबिलिटेट करते हैं, ट्रीट करते हैं, उनका आईक्यू टेस्टिंग करते हैं, सर्टिफिकेशन करते हैं, और सीजर पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं हम लोग। आप सबको, हम सबको ये सीजर की जो प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजी क्या है, एक मेडिसिन का ब्रांच है, तो ये भी एक मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है। तो ये न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर करना, अगर न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है तो इसके लिए जो एक्सपर्ट है वो पेडियाट्रिशियन है, जो बड़े आसानी से मिल जाते हैं। आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पेडियाट्रिशियन होते हैं, तो उनके पास रेफर करना और सीजर को जितना जल्दी हो सके ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में दूसरे नंबर की जो कॉमन मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम आती है वो साइकोसिस की आती है। साइकोसिस का मतलब है गंभीर मानसिक रोग। इसमें एक तरह का ये एक पागलपन है जो मंदबुद्धि के बच्चों के साथ देखने को मिलता है। इसके जो लक्षण हैं, इरिलीवेंट टॉकिंग, इरिलीवेंट थिंकिंग, इनएप्रोप्रिएट स्माइलिंग, इनएप्रोप्रिएट लाफिंग, में भी बायोलॉजिकल फंक्शन इसके साथ डिस्टर्ब होगा, नींद की प्रॉब्लम होगी, ईटिंग हैबिट्स की प्रॉब्लम होगी, अनयूजुअल थिंकिंग होगी, बिहेवियर में प्रॉब्लम होगा, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर होगा। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं अपने बच्चों को कि ये मंदबुद्धि तो है, साथ में इसको साइकोसिस है। तो साइकोसिस का इलाज हम नहीं कर सकते। स्पेशल एजुकेटर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो साइकोसिस प्रॉब्लम एसोसिएटेड है अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से, तो ये गंभीर मानसिक प्रॉब्लम है, गंभीर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है। इसके लिए जो एक्सपर्ट है वो साइकियाट्रिस्ट है। तो इसको साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर करना चाहिए और साइकियाट्रिस्ट एक डायग्नोसिस बनाएगा कि साइकोसिस में कहाँ है इसको सिजोफ्रेनिया है, चाइल्डहुड साइकोसिस है, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटेड साइकोसिस है, मतलब वो लेबल करेगा, एक डायग्नोसिस बनाएगा, कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, और वो मेडिसिन का कोर्स है, वो कोर्स अगर हम चलाएंगे तो वो जो उसका साइकोसिस पार्ट है वो ठीक हो जाएगा। अगर साइकोसिस बहुत ज़्यादा है, सिजोफ्रेनिया है, तो उसका ड्यूअल डायग्नोसिस बनेगा और उसको जो सर्टिफिकेशन होगा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विथ सिजोफ्रेनिया, विथ MDP, विथ डिप्रेशन, जो भी डायग्नोसिस बनती है, तो ये देखना बहुत जरूरी है। ये कॉमन मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है जो एसोसिएटेड होती है मंदबुद्धि बच्चों के साथ। और जो तीसरे नंबर की जो प्रॉब्लम है डिप्रेशन, डिप्रेशन भी एक मेजर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है। अब मंदबुद्धि बच्चा है, वो हमारे और आपके तरफ बोलेगा नहीं कि हमें मन उदास रहता है, हमें काम करने का जी नहीं करता, हमें नींद नहीं आती, हमें भूख नहीं लगती, लेकिन
बच्चा है, हमें ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन या बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन हमें देखना पड़ेगा कि इसको डिप्रेशन तो नहीं है। अगर डिप्रेशन है तो ये भी ट्रीटमेंट मांगता है, इसका ट्रीटमेंट साइकाट्रिस्ट करेगा। अगर छोटा मोटा डिप्रेशन है, न्यूरोटिक डिप्रेशन है और मंद बुद्धि का जो टाइप है वो माइल्ड लेवल का है या बॉर्डर लाइन है, तो उसमें बच्चे अपने निगेटिव कॉग्निशन को, अपने निगेटिव थिंकिंग को एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं कि हमें इस तरह से डिप्रेशन है। तो ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा और इसके लिए अलग अलग एक्सपर्ट हैं, साइकाट्रिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। तो उनसे हमें समय समय पे कंसल्टेशन लेना पड़ेगा, उनका उपचार करवाना पड़ेगा, तब जाकर के हम होलिस्टिक अप्रोच ऑफ रिहेबिलिटेशन कंसर्न विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हम कर पाएंगे। इसके अलावा और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे एंजाइटी की। ऐसे बच्चों में चिंता होती है, देखने को मिलता है। जब वो बड़े होते हैं, 16 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, तो उनको पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व से संबंधित विकार भी उनमें देखने को मिलता है। जैसे उनकी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है उनमें, सिजोफ्रेनिया हो सकता है, पैनिक अटैक हो सकता है, फोबियाज हो सकता है। तो ये these are the various major and minor psychological problem associated with intellectual disability। ये रूल्ड आउट करना पड़ेगा, ये ट्रीटमेंट मांगता है। तो अगर हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ही डायग्नोज हो गया, सर्टिफिकेशन बन गया, स्पेशल एजुकेशन हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग हो गई, उसको हमने कम्युनिटी में, फैमिली में रिहेबिलिटेट कर दिया और उसके साथ जो एसोसिएटेड मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है उसको हमने ट्रीट नहीं किया, तो उसका टोटल रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ। तो आप जितने स्पेशल एजुकेटर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप इस स्लाइड्स को देख भी रहे होंगे, ये सारी जो मैटर है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, आपको मैं आपके ईमेल आईडी पे ये जो आज के वेबिनार की प्रोसीडिंग बनेगी तो उसमें भेज दूंगा, जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, चाहे वो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हों या नहीं जुड़े हों। तो ये मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है जो मंद बुद्धि बच्चे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के जो बच्चे हैं उनके साथ होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति में ये सारे प्रॉब्लम हो, एक दो प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, लेकिन अगर हम उनके बिहेवियर को देखें, उनके पेरेंट्स से बात करें, तो ये प्रॉब्लम पता चलता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो है, लेकिन इसके साथ में कुछ एसोसिएटेड मेंटल हेल्थ की भी प्रॉब्लम होती है। अब इस बात को समझना पड़ेगा कि इसकी जो डायग्नोसिस है और मैनेजमेंट, हम तो ऐसे बात करके कि इसको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, मंद बुद्धि भी है, ऐसे नहीं चलेगा, उसकी डायग्नोसिस करनी पड़ेगी। अब मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है तो डायग्नोसिस निश्चित रूप से साइकियाट्रिस्ट करेगा, मनोचिकित्सक ही करेगा। और साइकियाट्रिस्ट आजकल उपलब्ध है, हिमाचल में जितने भी मेडिकल कॉलेज है वहाँ साइकियाट्रिस्ट की पोस्ट है। मैं जहाँ तक जानता हूँ, जो मेडिकल कॉलेज, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है, टाडा मेडिकल कॉलेज है, नेर चौक में जो मेडिकल कॉलेज है, हमीरपुर, चंबा, नाहन, सब जगह साइकियाट्रिस्ट की पोस्ट है। और ये लोग जो साइकियाट्रिस्ट लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ में मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम की डायग्नोसिस बनाते हैं, और डायग्नोसिस बनता है DSM-5 और ICD-11। ये दो मेजर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। DSM-5 का मतलब है 5 बार ये इसका एडिशन हो चुका है। ये अमेरिकन साइकाट्रिक एसोसिएशन वालों ने ये बनाया है। तो ये अमेरिका में, यूरोप के कंट्री में ज़्यादा यूज होता है, लेकिन हमारे यहाँ पहले ICD-10 लागू था, अब ICD-11 आ गया है। और इंडिया इंक्लूडिंग साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं उनमें ये WHO द्वारा बनाया गया कोड है, कोडिंग सिस्टम, उसके आधार पे मेंटल हेल्थ की जो डायग्नोसिस बनती है साइकियाट्रिस्ट के द्वारा। तो ये डायग्नोसिस भी ऐसे नहीं कि हम लिख दिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विद साइकोसिस। अब साइकोसिस में कहाँ है? सिजोफ्रेनिया है,
MDP है, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस है, ये सारी चीजें रूल्ड आउट करनी पड़ेगी। तो पूरे वर्ल्ड में जो साइकाट्रिस्ट मंद बुद्धि का जो साथ में एसोसिएटेड मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है उसकी डायग्नोसिस बनाने के लिए DSM-5 और ICD-11 का प्रयोग करता है। इसके लिए जो एक्सपर्ट मैंने बताया, साइकाट्रिस्ट, अगर सीजर है साथ में, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है तो न्यूरोलॉजिस्ट भी एक स्पेसिफिक डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट हैं जो इनके डायग्नोसिस में काफ़ी इनका कंट्रीब्यूशन है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का भी इसमें रोल है, जो साइकोसिस की प्रॉब्लम है उसको एसेस करना ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, मतलब कुछ अगर बड़ा है तो पर्सनालिटी टेस्टिंग, कुछ प्रोजेक्टिव टेक्निक, कुछ इस तरह के टेस्ट बने हुए हैं जिससे मंद बुद्धि के बच्चे के साथ मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है तो उनकी साइकोपैथोलॉजी रूल्ड आउट हो जाती है। तो इसमें बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन भी करवाते हैं साइकाट्रिस्ट लोग। फिर इनका मेडिकेशन शुरू होगा, उनका कोर्स है 6 महीना 2 साल, फिर उनकी पेरेंटल काउंसलिंग होगी, ज़रूरत पड़ेगी तो हॉस्पिटलाइजेशन होगा, नहीं तो OPD लेवल पे उनकी मेडिकेशन की मॉनिटरिंग होगी और उसमें फॉलो अप होगा। और अगर प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस बन गया तो इसका 100% इलाज है मेंटल हेल्थ का। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की तो प्रोग्नोसिस कम है, ये तो सर्वविदित है, लेकिन साथ में एसोसिएटेड मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, उसकी जो डायग्नोसिस है उसके हिसाब से अगर ट्रीटमेंट चले, कोर्स हो और क्वालिफाइड साइकाट्रिस्ट हो तो मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम है वो अगर टाइम से डायग्नोसिस बन गई तो ये 100% ठीक हो जाता है। हम बात कर रहे हैं डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। इंडिया में कुछ मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है। कहते हैं कि 20 लोगों में से एक व्यक्ति आज मेंटल इलनेस का शिकार है। और विडंबना देखिए कि जितने भी लोग हैं उनको मानसिक रोग है लेकिन कोई इलाज करा के राजी नहीं। अब थोड़ा सा हम डेविएट हो रहे हैं, हम नॉर्मल पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं यहाँ। तो मेंटल इलनेस आज भी एक सोशल स्टिग्मा है इंडिया में। सोशल स्टिग्मा टू मेंटल इलनेस, साइकाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट लोग बात समझते नहीं है, कहते हैं कि हम कोई पागल थोड़े हैं कि हम साइकाट्रिस्ट के पास जाएं। हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये प्रोग्राम आपसे कर रहे हैं, जैसे प्रोग्राम से बाहर जाइएगा और आपके परिवार में किसी रिश्तेदार में अगर किसी को मेंटल इलनेस है तो वो अगर कहेगा कि भाई मेरे को बताओ क्या करना चाहिए, तो वो आप भी और हम भी कहते हैं कि नहीं आपको कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही करता है, इसकी हैबिट है। तो इतना पढ़ने लिखने और डिजिटल एडवांसमेंट के बाद भी देयर इज ए स्टिल सोशल स्टिग्मा अटैच टू मेंटल हॉस्पिटल, साइकाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। कोई व्यक्ति इलाज करा के राजी नहीं। अब दूसरे नंबर की जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है वो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। एक स्टडी हुई है, ये स्टडी जरूर यूरोप की है, इंडिया की नहीं है। उसमें देखा गया है कि लर्निंग डिसेबिलिटी के जितने बच्चे होते हैं उसमें 54% बच्चों में मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है और ये इग्नोर होता है। लोग 54% जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है उसको ट्रीटमेंट नहीं देते लोग। जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी है, साथ में एंजाइटी है, डिप्रेशन है, सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम है, इमोशनली इमेच्योर बच्चा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये चीज इग्नोर हो जाता है। ये सिंपल प्रॉब्लम है, ये कोई साइकोसिस नहीं है। इसमें बच्चे से अगर हम बात करें, बच्चे की काउंसलिंग करें, एक तो उसको पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, उसको नाना प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम है, तो नेचुरली जाहिर सी बात है कि अगर उसको पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है, बुद्धि उसकी ठीक है, अन्य कामों में वो दिमाग लगाता है, लेकिन वो सीखने में प्रॉब्लम आती है उसको, तो नेचुरली मेंटल हेल्थ की तो प्रॉब्लम होगी ही उसको। अब सेल्फ एस्टीम उसका कम होगा, सेल्फ रेस्पेक्ट कम होगा,
अंदर से वो गिल्ट कॉन्शियसनेस में जिएगा, मे बी उसको डिप्रेशन डेवलप हो सकता है, पैनिक अटैक डेवलप हो सकता है। तो इसका भी ट्रीटमेंट होना चाहिए, ना कि आप लर्निंग डिसेबिलिटी को आप स्पेशल एजुकेशन दे रहे हैं, उसको ट्रीट कर रहे हैं, और मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम है जो 54% बच्चों में देखा गया है उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो जहाँ भी आपको लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम बच्चों में देखने को मिलती है, वहाँ आप जरूर रूल्ड आउट करिए या करवाइए मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम को। ये बहुत जरूरी है मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम रूल्ड आउट करना, तभी जाकर के प्रॉपर तरीके से लर्निंग डिसेबिलिटी का निदान होगा, उपचार होगा, और स्पेशल एजुकेशन होगा, स्पेशल ट्रेनिंग होगी। तो ये बहुत जरूरी है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को एसोसिएटेड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ होता है, इसका भी रिहेबिलिटेशन करना, इसको भी उपचार करना। अब क्या प्रॉब्लम होती है ये चीज को समझना पड़ेगा। जो रिसर्च फाइंडिंग है उसमें देखा गया है कि लर्निंग डिसेबिलिटी के जो बच्चे हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं इंक्रीज लेवल ऑफ एंजाइटी, बहुत ज़्यादा चिंता होती है उनमें, घबराहट होगी, डरेंगे, वरीज होगा, क्योंकि पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है। लोग उन पे प्रेशर डालते हैं परिवार वाले कि आप नॉर्मल बच्चों की तरह से पढ़ो, आपका आईक्यू तो ठीक ही है लेकिन उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, डिसकैलकुलिया है, डिस्ग्राफिया है। तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो ये सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ एंजाइटी देखने को मिलती है जो एलडी के बच्चे हैं। रिसर्च ये भी सजेस्ट करता है कि जो व्यक्ति है उसमें अगर लर्निंग डिसेबिलिटी है तो आने वाले समय में जैसे वो एडल्ट होगा, एडोलेसेंट पीरियड में जाएगा, तो इट इज ए ग्रेटर रिस्क टू डेवलप डिप्रेशन, उसको डिप्रेशन भी डेवलप हो सकता है। तो डिसेबिलिटी तो है लर्निंग डिसेबिलिटी, लेकिन वो अकेलापन फील करेगा, साथ ही साथ उसका जो सेल्फ एस्टीम है वो लो होगा। उसके बाद एक चांसेस है कि डिसेबिलिटी के साथ साथ ग्रेटर रिस्क फॉर सब्सटेंस अब्यूज, मतलब जैसे वो एडल्ट होगा तो वो अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, कम करने के लिए उस सब्सटेंस अब्यूज का सहारा ले सकता है, मे बी ड्रग्स ले सकता है, अल्कोहल इनटेक कर सकता है। तो ये पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। ये मैं जो बात बोल रहा हूँ ये डॉक्यूमेंटेड है, ये रिसर्च के आधार पे आप देख रहे होंगे स्लाइड्स में, ये सारी बातें हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ये रिसर्च की फाइंडिंग है कि ऐसे बच्चे में रिस्क फैक्टर होता है। और एक चीज और है ऐसे बच्चों में कि मे बी एट ग्रेटर रिस्क फॉर जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, मतलब जो एंटी सोशल इन्वॉल्वमेंट में भी कंडक्ट की प्रॉब्लम होगी, और ये जुवेनाइल एक डिलिक्वेंसी के क्रिमिनल एक्टिविटी में बच्चे का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, ये रूल्ड आउट करनी है। जहाँ भी लर्निंग डिसेबिलिटी है तो आप लर्निंग डिसेबिलिटी तो ट्रीट करिए, उसका असेसमेंट करिए, उसका इंटरवेंशन बनाइए, लेकिन मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम को भी आपको इग्नोर नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपका टोटल रिहेबिलिटेशन नहीं होगा। अब फिर आती है डायग्नोसिस और मैनेजमेंट की बात। इसके लिए एक्सपर्ट, अगर आप यूरोप में होते, हम यूरोप में होते, तो लर्निंग डिसेबिलिटी के जो एक्सपर्ट होते हैं डेवलपमेंटल न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ डेवलपमेंटल न्यूरोलॉजिस्ट नहीं मिलेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट मिलते हैं, उनसे कंसल्टेशन करना चाहिए। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आपको पता ही है मैं यहाँ हिमाचल में काम कर रहा हूँ। अब यहाँ मेरे ख्याल में जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं सब में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट लोग काम करते हैं। आसानी से मिलने वाले पेडियाट्रिशियन हैं, अब साइकियाट्रिस्ट भी मिलने लगे हैं। तो जहाँ मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होगी ये एक्सपर्ट हैं इसमें, जहाँ इन्वेस्टिगेशन करना है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है करनी है। स्कूल का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत जरूरी है। सर्टिफिकेशन में जो मेडिकल बोर्ड के द्वारा सर्टिफिकेशन होता, आप सबको विदित है कि क्या प्रक्रिया है उसकी, आप ये बात मैं इस पे दोहराना नहीं चाहूँगा। जो इन्वेस्टिगेशन है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, अदर इन्वेस्टिगेशन है लर्निंग से रिलेटेड,
पेरेंटल काउंसलिंग है, ये डायग्नोसिस और मैनेजमेंट का पार्ट है। तो ये एक्सपर्ट हैं, ये इन्वेस्टिगेशन है, ये थेरेपी है, और इस चीज़ को अपना के उस बच्चे का, उस व्यक्ति का हम सफलतापूर्वक इलाज उपचार कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो बच्चे आते हैं जो एक मेजर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, ADHD बोलते हैं, ये डिसेबिलिटी में नहीं आता। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर तो डिसेबिलिटी बन गया है नए एक्ट के हिसाब से, लेकिन मेरे को भी लगता है कभी कभी कि अगर ADHD को भी डिसेबिलिटी में डाल दिए होते तो 21 के बजाय 22 हो जाता। ये भी बहुत एक गंभीर मानसिक रोग है बच्चों में। और ADHD एक मेंटल इलनेस है जो बच्चे के काम को, उसके स्कूल परफॉर्मेंस को, उसके सोशलाइजेशन को, उसके ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग को, ये 100% ठीक नहीं होता। जैसे बच्चा बड़ा हो गया तो 2-3% इसमें प्रॉब्लम रह जाती है। इस प्रॉब्लम की वजह से बच्चा स्कूल से ड्रॉप आउट भी हो सकता है, बड़ा मुश्किल से वो स्कूल जाता है, पढ़ाई इसमें भी आती है, सब कम समझ उसमें। तो about 2/3 of the people living with ADHD continue to experience symptoms as adult। 2/3 जो लोग हैं ADHD की प्रॉब्लम, वो एडल्ट होने में भी वो रहता है। कभी हाइपर एक्टिविटी हो गया, कभी रेजिडुअल सिम्टम्स हो गया, कभी उनमें एक प्रॉब्लम लगातार चलती रहती है। तो इनका भी, इनके साइन इन सिम्टम्स को ध्यान में देना चाहिए। ADHD की जो प्रॉब्लम प्योर मैं बात कर रहा हूँ, प्योर भी हो सकता है ये, और साथ में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ हो सकता है, लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ हो सकता है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोज ADHD along with इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी। लेकिन हमें थियरी आएगा तभी हम प्रैक्टिस करेंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाते हैं, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो एक्सपर्ट हैं वो बनाते हैं। तो डिसेबिलिटी की जो प्रॉब्लम है उसके साथ ADHD की जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिलती हैं। इसमें हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती है, आपको विदित है। इसका भी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, पेडियाट्रिशियन हैं, साइकाट्रिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, ये लोग मिलके बच्चे के प्रॉब्लम को, ADHD की जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, असेसमेंट करेंगे, उनका बिहेवियर मॉडिफिकेशन करेंगे, पेरेंटल काउंसलिंग करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो मेडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। इसमें साइकाट्रिस्ट लोग कुछ मेडिसिन देते हैं ताकि हाइपर एक्टिविटी की जो समस्या है, साइकोपैथोलॉजी है, वो कम हो जाए। क्योंकि बच्चे को आप जितना मर्जी इंटरवेंशन दीजिए, बच्चा अगर बैठता नहीं है, उसको अटेंशन की प्रॉब्लम है, पुअर अटेंशन कंसंट्रेशन है, तो जो भी आप थेरेपी देंगे उसका कोई मतलब वो कारगर सिद्ध नहीं होगा। तो उसको साइकाट्रिस्ट से, न्यूरोलॉजिस्ट से उसकी जो साइकोपैथोलॉजी है, जो हाइपर एक्टिविटी है, उसको दवाई से कम कर देंगे, फिर कोई इंटरवेंशन देते हैं तो उसका इलाज, उसका उपचार सही ढंग से होता है। तो अगर टोटल मैनेजमेंट करना है, ADHD एक मेजर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकाट्रिक प्रॉब्लम है, तो इसका दवाई से, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, ये इकट्ठे हम कर सकते हैं। तो ADHD की प्रॉब्लम किसी भी डिसेबिलिटी से जुड़ सकती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से जुड़ सकती है, लर्निंग डिसेबिलिटी से। कई बार हियरिंग हैंडीकैप के जो बच्चे हैं उनमें भी ADHD हो जाता है। कई बार जो लो विजन वाले बच्चे हैं, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, उनके साथ भी हाइपर एक्टिविटी की माइल्ड और लो लेवल की समस्या होती है। तो लो लेवल के बाद माइल्ड मॉडरेट की जो साइन एंड सिम्टम्स होगा, साइकोपैथोलॉजी होगी, वो ट्रीटमेंट मांगेगा। बिना ट्रीटमेंट का वो ADHD की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होगी। आइए अब हम बात करते हैं हियरिंग लॉस एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। कई बार एक बीमारी होती है, जैसे लोग बाग जिनको हियरिंग लॉस है, वो बोलते हैं कि हमारे कानों में घंटी बजती है, टिनिटाइटस बोलते हैं हम इसको मेडिकल भाषा में। इसमें
इस तरह के जो प्रॉब्लम है बहुत ही गंभीर मानसिक रोग है ये। इसमें मेजर डिप्रेशन डेवलप हो जाता है। ये है हियरिंग हैंडीकैप की प्रॉब्लम, हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम। तो इसमें मेंटल इलनेस इंक्लूडिंग डिप्रेशन, एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया, डिमेंशिया, even trigger episode of extreme anger and suicidal ideation. Even they committed suicide. अब लगातार किसी के कान में आवाज आए, घंटी बजे और वो दिन रात चलती रहे, तो वो व्यक्ति इससे तंग आकर के वो मेजर डिप्रेशन में डेवलप शिफ्ट हो जाएगा। सिजोफ्रेनिया हो सकता है उसको, अगर एज बढ़ेगा तो डिमेंशिया होगा, फॉरगेटिंग होगी, और एक्सट्रीम केसेस में एंगर आएगा और सुसाइडियल आइडिएशन आएगा, और वो दे सी एंड में कमिटेड सुसाइड। तो ये भी ये देखने को मिलता है कि ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कई और भी हियरिंग लॉस के प्रॉब्लम्स होते हैं जिनमें मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है जो ट्रीटमेंट मांगता है। तो हमें जब भी इस तरह की प्रॉब्लम के संपर्क में आते हैं, इमीडिएट हमारा फर्ज बनता है कि उसको साइकाइट्रिस्ट के पास रेफर करें। उसके जो ईएनटी सर्जन हैं और भी ऑडियोलॉजिस्ट हैं, स्पीच पैथोलॉजिस्ट हैं, ये लोग एक्सपर्ट हैं। तो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम के लिए तो साइकाइट्रिस्ट ही ट्रीट करेगा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही ट्रीट करेगा। तो रूल्ड आउट करना पड़ता है प्रॉब्लम्स को। और रिस्पेक्टेड डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। जी सर, जैसे कि आपने पिछला बताया टिंटस, क्या बताया आपने अभी, जो कान में घंटियां बजती हैं, कुछ ऐसा? सर प्लीज वेट करिए, जब आपका टर्न आएगा, जब ये सेशन मैं खत्म कर लूंगा तो क्वेश्चन आंसर में आपके साथ में बात करूंगा। प्लीज वेट। ओके ओके सर, ओके जी। प्लीज बीच में सर बात करिए, आपको पूरा मौका मिलेगा। प्लीज वेट। तो नेक्स्ट जो देखा गया है कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, लोग हैं, उनमें भी कुछ ऐसे मैनरिज्म हैं, कुछ ऐसे मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। जैसे इस पे स्टडी हुई है, साइकोथेरेप्यूटिक एंड साइकोफार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन है टू इम्प्रूव डिप्रेशन, एंजाइटी इन द पॉपुलेशन। वीआई, विजुअली इम्पेयर्ड के जो लोग और बच्चे हैं, उनमें अगर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, देखिए ऐसा है कि ये एक लाइफ इवेंट है। जिसने सारी दुनिया देखी हो, दुनिया के सारी चीज को कानों से सुना हो, आंखों से देखा हो, और उसके बाद अगर किसी को विजुअली इम्पेयर्ड हो गया, कोई हियरिंग लॉस हो गया, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डेवलप होती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक। तो उनका साइकोथेरेप्यूटिक एंड साइकोफार्माकोलॉजी यानी मेडिसिन से इलाज होना चाहिए, और लोग करते हैं, साइकाट्रिस्ट लोग। तो इसमें उनकी फर्दर क्वालिटी ऑफ लाइफ एग्रीवेट करेगा, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होगी जो ट्रीटमेंट मांगता है। तो जो स्टडीज हुआ है उससे पता चलता है कि डिप्रेशन एंड एंजाइटी आर मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन विजुअली इम्पेयर्ड ओल्डर एडल्ट्स। जो एडल्ट लोग हैं, विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, उनमें डिप्रेशन की, एंजाइटी की प्रॉब्लम्स, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने वीआई के लोग हैं, वीआई चिल्ड्रन हैं, एडल्ट हैं, उनमें मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो। अगर कोई वीआई है और कंप्लेन करता है कि मुझे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या घर वाले ऑब्जर्व करते हैं, तो उनको साइकाट्रिस्ट का हेल्प लेना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं बात करूंगा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये आजकल डिसेबिलिटी बन गया है, ये भी मेजर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है। करेंटली ये डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी एज पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, इसका सर्टिफिकेशन होता है, ये फुल फ्लेजेड डिसेबिलिटी है। अब डिसेबिलिटी है, इसका मतलब नहीं है कि ये जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है इसका डायग्नोसिस न बने, इसका इलाज ना हो, इसका रिहेबिलिटेशन तो होना ही होना है। तो इसके लिए भी पहले जब ये डिसेबिलिटी नहीं था तो इसमें जो प्रॉब्लम्स होती थी, मेजर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती थी, डायग्नोसिस बनता था, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये एक्सपर्ट होते थे,
ये लोग मिलके इनका इलाज करते थे। अब इनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन भी हो रहा है और ये एक्सपर्ट इनको इलाज भी करते हैं। तो इसकी भी प्रोग्नोसिस उतनी अच्छी नहीं है। ये जो बच्चे हैं इनको मदर और फर्नीचर में अंतर नहीं पता होता है। ये एक तरह के सर्टेन रूमिनरेटिव कंपल्सिव बिहेवियर करते हैं जो कि अनयूजुअल है और इनको भी नहीं पता है। मतलब इसको मैं समझता हूँ कि ये बच्चों में एक गंभीर मानसिक रोग है। तो अच्छी बात हो गई कि ये 21 टाइप की जो डिसेबिलिटी है उसमें एक ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी आ गया। तो इनकी डायग्नोसिस बनती है, इलाज होता है और इनका भी सर्टिफिकेशन होता है। तो इस तरह से आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और मैं एक इमेज आपके सामने आपके देख रहे होंगे। तो मैं आप सबको इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की बधाई देता हूँ। और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का जो हम लोग हर साल मनाते हैं 10 अक्टूबर को, तो इसके लिए पूरे विश्व स्तर पर मेंटल हेल्थ को के लिए एजुकेट करना, लोगों में अवेयरनेस फैलाना, एडवोकेसी करना, उसी चीज के लिए जो मैं पहले बता चुका हूँ, सोशल स्टिग्मा जो हमेशा ही अटैच टू इट। जहाँ भी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है उस व्यक्ति के प्रति कुछ मिथ है, कुछ प्रिजुडिस है और इसको ग्लोबल लेवल पे हम ऑब्जर्वेंस करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि अब सोशल स्टिग्मा नहीं है इसका, ये भी एक मेडिकल प्रॉब्लम है। जैसे आम मेडिकल प्रॉब्लम होती है, मेडिकल हेल्थ है, उसी तरह का ये भी एक मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम है ये ट्रीटेबल है, इसका इलाज होगा और 100% अगर प्रॉपर डायग्नोसिस बनती है, चाहे वो विथ डिसेबिलिटी हो चाहे विदाउट डिसेबिलिटी, 100% इलाज है सब्जेक्ट टू कंडीशन की प्रॉपर डायग्नोसिस बने और प्रॉपर एक्सपर्ट के ट्रीटमेंट में व्यक्ति रहे। अगर किसी को मेंटल हेल्थ की मेजर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है और उस किसी फिजिशियन से ट्रीटमेंट ले रहा है, उसका मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं होगा। क्योंकि फिजिशियन अपनी ईगो की वजह से वो रेफर नहीं करेगा साइकाट्रिस्ट के पास। तो साइकाट्रिस्ट के पास अगर वो रेफर नहीं करेगा तो उससे एक तो डायग्नोसिस नहीं बनेगी, डायग्नोसिस बन जाएगा तो ड्रग एडजस्ट नहीं होगा, ड्रग एडजस्ट अगर वो कर देता है तो उसके साइड इफेक्ट उससे कंट्रोल नहीं होगा और अल्टीमेटली पेशेंट ड्रॉप आउट हो जाएगा और उसको साइकाट्रिस्ट के ट्रीटमेंट में जाना ही पड़ेगा, तभी जाकर के वो ठीक होगा। मैं ये बात आपको वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के अवसर पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज भी एक फिजिशियन अगर 100 पेशेंट देखता है तो उसमें 35% जो पेशेंट है वो साइकाट्रिक पेशेंट होते हैं और वो रेफर नहीं करता, वो सोचता है, दवाई खिलाता है और लास्ट में जब वो पेशेंट ठीक नहीं होता तो ये बोल देता है कि आप मनोचिकित्सक से दिखा लो। तो ये हमारी मेंटल हेल्थ की स्थिति है इंडिया में। कुछ मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आपको जानना चाहिए। कहा जाता है कि अराउंड 1 in 5 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट हैव ए मेंटल डिसऑर्डर। WHO की एक रिपोर्ट है कि 1 in 5, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये WHO बोल रहा है। दूसरा है कि डिप्रेशन इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी अफेक्टिंग मिलियंस ऑफ पीपल। ये भी WHO की ये स्टडी है, ये फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 1 person dies from suicide every 10 seconds and suicide is the second leading causes of death in individual aged 15 to 29 years। WHO कहता है कि हर 40 सेकेंड में एक व्यक्ति सुसाइड कर रहा है और ये जो सुसाइड है सेकेंड लीडिंग कारण है डेथ का। और ये डेथ की जो परसेंटेज है 15 से 29 साल के जो लोग हैं ये ज्यादा सुसाइड करते हैं। ये फैक्ट्स है मेंटल हेल्थ के बारे में। कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं जिसे हमें
हमें आप अगर उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें बहुत हद तक मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। उसमें पहला है ऑन मी क्वालिटी टाइम। अपने ऊपर ज्यादा क्वालिटी टाइम देना। अपने मेडिकल हेल्थ पे लोग देते हैं लेकिन मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। तो मी क्वालिटी टाइम का मतलब है कि अपने ऊपर जो क्वालिटी टाइम देना है। लोग कहते हैं कि जो ज़्यादा अपने बारे में ग्रूमिंग, अपने हेल्थ के बारे में हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो ज़्यादा नार्सिस्टिक पर्सनालिटी के लोग हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि जिस तरह से हम अपने मेडिकल हेल्थ का केयर करते हैं, अगर हम मेंटल हेल्थ का भी केयर करें तो हम बहुत कुछ हद तक हमें पता नहीं कि हमारा आपका डीएनए क्या है। अगर जेनेटिक लोडिंग है तो प्रिसिपिटेट होगा मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम, लेकिन इससे बचाव किया जा सकता है। दूसरा है टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ। और फिजिकल हेल्थ में एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, आप मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक आप करें, ये भी एक है। तो ये फिजिकल केयर, लेकिन ये मेंटल हेल्थ इससे ठीक रहता है। ऑलवेज कंपनी टू योर सेल्फ टू अराउंड गुड पीपल, जो आपका अच्छे लोगों के साथ रहें, मैच्योर लोगों के साथ रहें। हर व्यक्ति से अपने बारे में सलाह ना लें। तो आपकी अगर सराउंडिंग में अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों के साथ उठते हैं बैठते हैं, तो आपको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स कम होगी। दूसरा, ट्रेन योर सेल्फ टू हाउ टू डील योर स्ट्रेस। देखिए, ये जीवन है, ये संसार है, स्ट्रेस होगा, आएगा। स्ट्रेस तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ है, ये बॉडी का टीयर एंड बियर है। लेकिन अगर हमारा कुपिंग स्किल अच्छा है, तो हम अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। हम मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, तो हमारा मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम है वो मैनेज हो जाएगी डे टू डे बेसिस पे। आजकल बहुत ज़्यादा एक फैशन में आया है प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ये कहीं भी आप कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। गहरी सांस लेना और छोड़ना, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है मेंटल हेल्थ को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए। और एज एंड व्हेन, जब रिक्वायर हो, तो टू गेट प्रोफेशनल हेल्प विदाउट एनी हेजिटेशन। बिना हेजिटेशन का आप हेल्प ले सकते हैं, प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट से मिल सकते हैं। आपकी जैसे मेडिकल हेल्थ के लिए प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं हम, उसी तरह से मेंटल हेल्थ के लिए प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए। और टू अवॉइड टेकिंग अल्कोहल एंड अनप्रिस्क्राइब एनी ड्रग्स। टेक ए चेंज फॉर रूटीन वर्क। कई बार देखा गया है कि वही रूटीन वर्क, वही ऑफिस, वही घर, तो 2 महीने 3 महीने पे थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। और ब्रेक से बहुत सारी बातें चेंज हो जाती हैं। और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, नेगेटिव में भी पॉजिटिव रहना, और सोशल एक्टिविटी करना, सोसाइटी के कामों में इन्वॉल्व होना। और अगर किसी को ज़रूरत है तो आप उसके साथ हों, कोऑपरेट कर रहे हों, सोशल सपोर्ट। तो ये चीज़ें हैं जो अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो अपने मेंटल हेल्थ को केयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नाउ टॉपिक इज ओपन फॉर डिस्कशन। कोई प्रश्न पूछ रहा था, प्लीज। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। मेरा नाम बलविंदर कुमार है, मैं मंडी सदर से बीआरसी हूँ जी। जी सर। सर मैं जानना चाह रहा था, अभी आपने बताया कि कानों में घंटियां बजना। मेरा बेटा है 11 साल का है, वो टेलीविजन देखता है, क्योंकि घर में आजकल लॉकडाउन के कारण टेलीविजन के उसके ऊपर ज्यादा कार्टून वगैरह उसी में बैठा रहता है। तो पिछले कल वो
एक दो दिन पहले बता रहा था अपने दादी के पास ही कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे कान में घंटियां बज रही होती है। जी तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर कि ये इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसका कारण रूल्ड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले मेरी ये सलाह है आपको कि आप किसी ईएनटी सर्जन से उसका चेकअप करवाइए। ईएनटी सर्जन से जी चेकअप करवाने के बाद अगर उसको लगता है कि उसके, एक मिनट जस्ट, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ईएनटी सर्जन उसका फंक्शनल एनालिसिस करेगा, उसकी कानों की जांच करेगा। अगर वो सारी ठीक है तो हो सकता है कि वो हेलुसिनेशन हो, उसको कान की जो आवाज आ रही हो वो एक्चुअल में आवाज नहीं हो, फिर उसमें साइकाट्रिस्ट की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो पहले उसका ईएनटी से इवेल्युएट करवाइए, फिर अगर वो रेफर करेगा साइकाट्रिस्ट के पास तब आप साइकाट्रिस्ट की हेल्प लेंगे। जैसे कि सर ईयरफोन लगा करके रखते हैं कान में, क्या उसका भी प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर? बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप साइकाट्रिस्ट का हेल्प पहले मत लीजिए, पहले आप ईएनटी सर्जन से उसका कान की जांच करवाइए। दूसरी बात मैं ये जानना चाहूंगा सर, जैसे कि नींद नहीं आया, अगर रात को मान लो 11-12 बज जाए, नींद नहीं आती है, दिमाग में कई बार नींद आ जाती है लेकिन दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है। जी सर। आंखें बंद होती हैं, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, इसका क्या कारण होता है और उसका क्या, किस प्रकार से इससे बचा जा सकता है? देखिए, इसका कारण एक तो हो सकता है इंसोमेनिया हो सकता है इसमें, दूसरा स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकती है। तो ये रूल्ड आउट करना पड़ेगा कि आपको कौन से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से नींद नहीं आ रही है, और डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। अगर मेडिसिन की जरूरत होगी तो मेडिसिन भी दिया जाएगा। तो आप एक दिन आइए सीआरसी में, अपना चेकअप करवा लीजिए, मेंटल हेल्थ की एनालिसिस करवा लीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि व्हाट इज टू बी डन, क्या करना चाहिए। एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी एल्स? मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं सब लोग, मैं उनको जानता हूँ, वो फील्ड में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनके मन में अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, तो सी एंड डी में बी आस्क टू मी डायरेक्टली। सर मैं शीतल शर्मा आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी सर। जी जी मैम, बोलिए। सर ऑटिज्म के बच्चे जो हैं उनका असेसमेंट कितनी कर एज पे आपके पास हो जाता है सर? ऐसा है कि ऑटिज्म एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के अंतर्गत आ गई है नए एक्ट के हिसाब से। तो जी सर। ऐसे जो एक्ट में बात लिखी हुई है कि 1 साल से बच्चे की एज ज्यादा होना चाहिए। जी सर। हाँ, तो 1 साल से ज्यादा 5-6 साल तक उसका असेसमेंट हो जाएगा, डेवलपमेंटल असेसमेंट हो जाएगा। और सर्टिफिकेशन की जहां तक बात है, वो 5-6 साल में सर्टिफिकेशन लोग करने लगते हैं, टेम्पररी सर्टिफिकेशन करते हैं। उसके लिए साइकेट्रिस्ट एलिजिबल है सर्टिफिकेशन के लिए। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उसमें से असेसमेंट करके उसमें रिपोर्ट दे सकते हैं। तो कोई भी बच्चा है डेवलपमेंटल डिले है, वो ऑटिज्म हो सकता है, या डेवलपमेंटल ग्रॉसली डेवलपमेंटल डिले का कारण जो भी उसका बनता है, तो असेसमेंट 1 साल के बाद हम करने लगते हैं उसका। सर एक 4 साल का बच्चा मेरे नोटिस में आया था, मैंने सीआरसी रेफर किया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो चेक नहीं हो पाया। तो अब लॉकडाउन तो नहीं है, अब आप भेज दीजिए, अब चेक हो जाएगा। जी सर, मेरे को थोड़ा से उसमें सिम्टम्स ऐसे नजर आ रहे थे। क्या क्या सिम्टम्स थे उसमें? सर एक तो बच्चा बोलता नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं है, हाँ और मतलब अकेले रहना पसंद करता है, जी। खिलौनों से नहीं खेलता है,
और हिटिंग करता है। कोई भी जैसे घर के मेंबर हैं वो उसकी बात नहीं सुन रहे हैं या वो उसकी कहना नहीं मानते हैं तो वो हिट करता है और जिद करता है बहुत ज्यादा। और साथ में सर मतलब आंखें नहीं मिलाता है। घर में गेस्ट आ जाएं तो आंखें बंद करके बैठ जाता है। देखिए जो आप और भी लक्षण बता, हाँ बोलिए बोलिए। और भी उसकी मदर आई थी मेरे पास मिलने, बहुत सारी चीजें उन्होंने मुझे बताई। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, तब फिर मैंने उसको रेफर किया था सर। ऐसा है जो आप बता रहे हो वो तो लगता है कि ये चाइल्डहुड ऑटिज्म वाली बात आप कर रहे हो, लेकिन फिर भी उसका असेसमेंट होगा, उसकी प्रॉपर जी सर। डायग्नोसिस बन जाएगी और उसकी हम लेवलिंग कर देंगे कि ऑटिज्म है तो कितना है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, प्रोफाउंड है। ऐसे जी बच्चों सर। का रैपो नहीं होता, आई टू आई कांटेक्ट नहीं होता, मदर और फर्नीचर में वो अंतर नहीं स्पष्ट कर सकते, तो ये एक एलूफ रहना पसंद करते हैं। और ये कोल्ड एकदम से उनके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो सिजोफ्रेनिया जैसे होते हैं, चाइल्डहुड सिजोफ्रेनिया जैसे। तो ये जी बड़े सर। डिफिकल्ट पेशेंट होते हैं, फिर भी इनका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन सारा कुछ हो रहा है, सब कुछ संभव है। आप उसको भेज दीजिए थैंक यू सो सीआरसी। मच सर। ठीक है सर, थैंक यू यू जी। वेलकम। एनीबॉडी सर एल्स? मेरा एक और प्रश्न है। जी सर, हाँ मेरा सर बोलिए। एक और प्रश्न है। जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं, एडोलसेंट होते हैं, जैसे जैसे वो जवान होते रहते हैं तो उनका एक पुराना व्यवस्था बनी होती है कि उनको खेल आना शुरू हो जाती है, कि आप समझते होंगे देवता की खेल आना शुरू होती है। मैं तो बहुत इसके मैं बाद 19 साल से जैसे एक, हिमाचल में हूँ और ऐसे खेल में बहुत देख चुका हूँ। आप बताइए बेहिचक होके। नहीं तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो खेल आती है इसमें कौन सा मानसिक की क्या व्यवस्था होती है जो ये इस प्रकार का ये व्यक्ति आचरण करने लगता है? ये कंप्लीट मास हिस्टीरिया है, ये पोजीशन सिंड्रोम है। वो जो देवता देवी उसके अंतर्गत प्रवेश करके वो जो उसका सेल्फ है वो डिस्टॉर्टेड सेल्फ हो जाता है। वो जो है वो आदमी वो अपने सेल्फ का इंटरप्रिटेशन गलत करता है। वो कहता है कि मैं शीतला माता मेरे अंदर आ गई है, मैं जो बोल रहा हूँ मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ। तो ये सी एंड ही विल बी सफरिंग फ्रॉम पोजीशन हिस्टीरिया। ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, ये एक मानसिक रोग है, ये मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है और ये इलाज मांगता है। ये ऐसा मेडिकल साइंस से सब चीजों को नहीं मानता। मेडिकल साइंस ये सब चीजों को नहीं मानता। मैं देखता हूँ यहाँ मंदिरों में लोग जाते हैं, इलाज करवाते हैं, मे बी शॉर्ट टर्म के लिए कुछ फायदा होता होगा, लेकिन लॉन्ग रन में इसका कोई फायदा नहीं है। इसका एक ही उपाय है कि अगर ये बच्चों में हो, बड़ों में हो, तो इसको सुन के अनसुना किया जाए। बिल्कुल सर, कई बार बहुत से हमें ऐसे परिवार से मिलना पड़ता है जिनकी अगर कोई समस्या हो तो उनका यही कहना होता है कि हम अपने बच्चे को देवता के से पास लेके जा रहे हैं और वहां पर जो है उसको दिखाएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो मैं वही जानना चाह रहा था कि क्या वाकई में इसके बारे में कोई तथ्य है या नहीं, योगी मन करने की यही प्रक्रिया है? मेरे हिसाब से इसमें कोई तथ्य नहीं है। ये कंप्लीट मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है और इसका इलाज होना चाहिए। जो जो मंदिर में जाते हैं सर उसका कुछ ना कुछ मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो पड़ता ही होगा उस पेशेंट के थोड़ा ऊपर सा के। शॉर्ट टर्म, शॉर्ट पीरियड और के लिए प्रभाव पड़ता है, जी जी, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं पड़ता। अच्छा जी जी जी, कुछ दिनों के लिए वो प्रभाव पड़ेगा, फिर वो प्रभाव खत्म हो जाएगा। जी सर, ठीक है सर। तो ये हमें मेंटल हेल्थ लाइन पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं बलविंदर जी। यहाँ एक स्लाइड डिस्प्ले हो रहा जी है, सर, जी जी जी, आप देख सकते हैं। किरण 24/7 मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन है। इस पे सीआरसी में पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे इंडिया में हम लोग सेवाएं दे रहे हैं। ड्यू टू कोरोना
लॉकडाउन, अगर किसी को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो इस हेल्पलाइन पे कॉल करके वो अपनी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है। टोल फ्री नंबर है 1800-599-0099। टोल फ्री नंबर है केयर हेल्पलाइन का 1800-599-0019। सर मैं एक बात और पूछना चाहूंगा। पूछिए, लगता है आज आपका ही दिन है। थैंक यू सर, थैंक यू जी। अब आगे की बातों को बढ़ाने के लिए किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। तो मैं चाह रहा था कि अगर मान लो मैं अपने ब्लॉक में आपका कोई वेबिनार करवाना चाहता हूं, तो क्या आपसे समय मिल सकता है? क्योंकि जरूर मिल सकता है। लगभग 200 अध्यापक हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप उनको भी अपनी जो सूचनाएं हैं, जो जानकारी हैं, उसको आप उन तक पहुंचाएं। तो यदि मैं किसी दिन जो है आपसे समय लेकर के कोई वेबिनार करूं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हम जरूर इस बारे में हमारा साथ देंगे। और जरूर साथ देंगे। आप लोकल लेवल पे कोऑर्डिनेटर बन जाइए और हम यहाँ अपने ऑफिस से बैठ के जितने भी लोग टीचर आपके जुड़ेंगे, हम कर देंगे आपका काम। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी। और कोई व्यक्ति? सर एक मिनट, मेरी भी रिक्वेस्ट थी सर से। सर थैंक यू सो मच, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। मैम आपकी आवाज, आपके यहाँ नेट की प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही है। शिखा मैम आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज क्लियर नहीं है, मेरे ख्याल में ये नेट की प्रॉब्लम हो सकती है। पहले भी आप बोल रही थी तो इसी तरह से आवाज आ रही थी। ओके, तो सर मैं फिर कॉल करके आपको बात करूंगी। थैंक यू, थैंक यू। नाउ यू आर साउंडिंग गुड, दिस टाइम यू आर साउंडिंग गुड मैम। Okay, okay. Please continue. Please continue. Right, sir. Am I audible, sir? Is it clear? Yes. Very much. Sir, thank you so much for this very informative session. और मुझे जो लास्ट में बलविंदर सर ने कहा कि वही मेरे मन में भी यही चल रहा था कि हमारे पास इतने बढ़िया रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो हम अब चाहेंगे कि हम क्वार्टरली एक सेशन किया करें ताकि आपको भी ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें हम, और ताकि हमारे जो भी फील्ड से रिलेटेड हमारी क्वेरीज हों, और पेरेंट्स को कई बार हम कह देते हैं कि आपको सुंदरनगर जाना है, लेकिन वो वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते हैं। तो उनकी जो बिल्कुल बेसिक क्वेरीज जो भी हो, या जितना हम चाहते हैं कि हम कभी अब तो हमारे पास ये एक प्लेटफॉर्म कोरोना की वजह से तैयार हो गया है। तो सर क्या आप हमें ये इस प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए ये पॉसिबल हो सकता है सर कि हम थोड़ा शेड्यूल कर लें सेशन? बिल्कुल मैम, इसको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, शेड्यूल करना पड़ेगा, और हम अपनी सेवाएं देंगे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। थैंक यू सो मच सर। सर इट वाज रियली वेरी informative session for us, and once again thank you so much, and thank you everyone जो भी लोग आपकी टीम से जुड़े हैं सर, all the dignitaries और सारे हमारे स्पेशल एजुकेटर्स भी। So I would like to thank you everyone. Thank you sir. Thank you very much. डॉक्टर शत्रुघ्न सिंह, मैं राकेश पाठक, DPO डाइट बिलासपुर एट जुखाला सर। सबसे पहले सर नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि जो ये मेंटल हेल्थ पे है, तो जो हमारे DLED के स्टूडेंट हैं और दूसरे जो हमारे टीचर्स हैं सर, तो ये मेरा प्रयास रहा था कि कहीं ना कहीं हम उस पर करें, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं करता भी रहता हूँ सर। तो मैं एक आपसे चाहता हूँ कि आप अपना कीमती समय हमारे DLED स्टूडेंट्स के लिए दें, ताकि नेक्स्ट वीक जो है एक हम आपके जो एक अनुभव है और जो आपके एक मार्गदर्शन है उनके लिए, वो आप दे सकें उन्हें। तो सर आप जो है, मैं आपको कॉल करूंगा और आप मुझे थोड़ा सा अपना कीमती समय सर
दें, क्योंकि जरूर एक सर। चीज मुझे लगता है सर कि जो है ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं हमारी, और जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन बिजी रहते हैं सर, और ये जी जो सर। दूसरी चीजें हैं, एक नेगेटिविटी जो है उनमें ज्यादा आ रही है सर, तो उनमें एक सुधार होगा सर। जरूर सर, और ये आपका आई वेलकम। जरूर एक ये प्रपोजल आपका बनाइए, प्रपोजल दीजिए और जी इस पे सर। हम काम करेंगे। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी सर ये बहुत अच्छा था, इंफॉर्मेटिव था और बहुत अच्छा था सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों थैंक को यू सर, फायदा होगा इससे। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू, ठीक है, थैंक धन्यवाद। यू वेरी मच। एनीबडी एल्स? अगर कोई और कुछ प्रश्न करना चाहें? सर संपर्क नंबर मिल सकता है आपसे, क्योंकि आगे हमने वेबिनार करना है, तो हाँ, मैं चाहूंगा कि संपर्क आपसे। लिखिए, जी लिखिए। मेरा जी सर। मोबाइल नंबर है 941804 जी 9418048907 489 48907। 48907। हाँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज? और कोई प्रश्न हो, कोई? सर जब हमने कोई वेबिनार करना है, तो उस समय के लिए आपको कौन सा बेहतर आप समय समझते हैं कि वो समय ठीक रहेगा, जब आपका समय मिल सकता है? दिन में, मतलब लंच के बाद, लंच से पहले, कौन सा? आप इस मंथ रुक जाइए, मुझे छुट्टी पे जाना है बिहार, तो मैं आऊंगा जी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, तो उसमें प्रोग्राम रख लीजिएगा। ओके सर, ओके। ओके थैंक सर, यू सर, ओके। थैंक यू। और बताइए। एनी क्वेश्चन, एनीबडी एल्स? अगर किसी के मन में और कोई दुविधा हो, कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, पूछ सकता है। कोई पेशेंट डिस्कस करना हो? सर मैं शीतल शर्मा एक क्वेश्चन और करना चाहूंगी सर। जी मैम, प्लीज, वेलकम। सर इतने सालों से, जैसे आप मुझे जानते ही हैं, हम इस स्पेशल फील्ड में काम कर रहे हैं, तो जी सर एक क्वेश्चन हमेशा दिमाग में घूमता रहता है और उसका आंसर अभी तक नहीं मुझे मिलता। और अभी पीछे एक मीटिंग में भी मैंने वो डिस्कस किया था कि जितने हमारे मेंटली चैलेंज बच्चे हैं और इंक्लूसिव सेटअप में वो नॉर्मल स्कूलों में पढ़ते हैं। आगे बढ़िए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात को। हाँ जी सर। तो सर ये कहाँ तक ठीक है कि जैसे अगर इंटेलेक्चुअल लेवल उनका कम है, तो उनको जो करिकुलम दिया जाता है वो नॉर्मल बच्चों वाला दिया जाता है, उस पे असेस करना उनको कहाँ तक ठीक है? ये तो मैम आपका क्वेश्चन का जो आंसर है कोई ब्यूरोक्रेटिक लोग ही दे पाएंगे। मैं तो प्रोफेशनल्स हूँ नहीं और सर, बीइंग आप गाइड कर सकते हैं सर। आप हम कहाँ अप्रोच कर सकते हैं इसके लिए? इसके लिए आप एसपीडी से बात करिए, जी सर। वही अप्रोप्रिएट राइट पर्सन है। जी सर। एसपीडी साहब से आप बात करेंगे तो एजुकेशन में वही आपकी बात को सुनेंगे और यस आपकी सर। बात को एजुकेशन के जो और बड़े अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं जी एजुकेशन सर। के डिपार्टमेंट में, पॉलिसी मैटर की बात है ये। सर इसको मैंने मंडी डीसी साहब से भी अभी एक वर्कशॉप में डिस्कस किया था, जी पर उस पे आगे कोई बातचीत नहीं हो पाई, तो मुझे लग रहा था कि शायद आज मैं आपसे भी इस बात को करूं यहाँ पे। इसमें मैं तो यही आपको सुझाव दे सकता हूँ कि आप एक प्रपोजल के तहत रिटर्न में आप एसपी साहब को लिखिए, उनसे मिलके बात कर लिए। शिखा मैडम अभी हमसे जुड़ी हुई थी, उनकी भी जो समस्याएं हैं आप ही की तरह समस्याएं हैं, तो जी सर। वो मिल करके इसका समाधान निकाला जा सकता है। जी सर। ये कोई कोई बड़ी बात ओ, नहीं है।
जी सर, जी सर। सर मैं शीतल जी सर को इस थोड़ा मैटर सा पे हमें सीआरसी कुछ हेल्प कर सकता है? सीआरसी में मंजीत जी से बात कर लीजिए, एजुकेशन में वो काम कर रहे हैं। जी सर। तो वो एक आपको बता सकते हैं कि कैसे आप प्रोसीड करें आगे। ठीक है सर सर, मैं ठीक है, थैंक यू सर। सर मैं वेलकम। शीतल जी की क्वेरी को थोड़ा सा एड्रेस करना चाहूंगी। हाँ जी मैम। सर मैं शिखा बोल रही हूँ जी। जी तो मैम, सर मैं ये देख लिया, मैं स्क्रीन पे आपका नाम आ रहा है। राइट सर। तो सर जो शीतल जी का बिल्कुल सही है क्वेरी, और हमारे भी इस पे काफी डिस्कशन होती है। तो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन चीजों को बड़े अच्छी तरह से एड्रेस किया जाएगा, और जो हमारा असेसमेंट बोर्ड होगा या वो लोग भी अब इन चीज़ों से जानकारी है उनको भी इन चीज़ों की, और अब हमें उम्मीद है कि जो न्यू फ्रेमवर्क होगा NEP 2020 का, तो उसमें ये सब जो हमारी दुविधाएं हैं वो सब उसमें अटेंड हो जाएं, और हमारे बच्चों को सही से जो हमने इंक्लूसिव माहौल देने की कोशिश करते हैं तो उनकी नीड्स को भी हम ध्यान में रखें। तो थैंक यू शीतल जी, ये चीज हमारे थैंक यू ध्यान सो में मच लाने मैम। के लिए। थैंक यू और सो शिखा मच मैम, मैम। हम सब शिखा मैम, मिलके प्रयत्न करते रहेंगे। जी सर। जी मैम, शिखा जी मैम मैम। के आपसे मैं कहना चाहूंगा कि जब भी मीटिंग हो जी तो एसपीडी सर से आप भी रखें, और जब मीटिंग होगी हम भी इस चीज को रखेंगे डिस्ट्रिक्ट से जी जी कि ऐसे बच्चे जहाँ पे स्पेशल एजुकेटर काम कर रहे हैं, जी तो कई बार ऐसा होता है कि उनकी जो संख्या होती है वो कम होती है, और जो ऐसे केसेस होते हैं बच्चे होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो जी वो उतना समय नहीं दे पाते हैं। और एक सच्चाई भी है, खास करके बिलासपुर में जो मैंने देखा है, हो सकता है कि दूसरी जगह ना हो। जैसे हमारा ये सीआरसी सेंटर सुंदरनगर है, तो क्यों ना जो उनके ये पेरेंट्स हैं बच्चों के, ऐसे जो विशेष हैं, जी तो उनकी जो है काउंसलिंग भी बीच बीच में कभी ना कभी करवाई जाए, क्योंकि एक वो ऐसे मुकाम पे बैठे होते हैं, ऐसी जगह बैठे होते हैं कि वो काफी हताश होते हैं कई बार। तो उनको जो है कहीं ना जी कहीं पे एक नई किरण दिखेगी, और उनको एक मॉरल सपोर्ट मिलेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा। तो जैसे हमारे ये कैंप लगते हैं या दूसरी चीजें होती हैं, उसी बीच में इस चीज को भी शेड्यूल किया जाए, और डॉक्टर साहब जैसे लोग जो हैं और दूसरे एक्सपर्ट जो हैं उनको भी बुलाया जाए, और उनकी काउंसलिंग भी वहाँ पे की जाए। तो ये मुझे लगता है कि ये जरूरत है, क्योंकि मैंने 3-4 जगह विजिट किया है, यहाँ बिलासपुर में और एक नियर बाय डहर में भी किया था। तो उनके पेरेंट्स को देख करके लगता था, बच्चों के जो अभिभावक थे, कि ना कहीं उनको एक आशा की किरण दिखाना जरूरी है इसके साथ साथ। हाँ तो जी सर। बाकी तो मैम आप तो एक्सपर्ट हैं इसमें, आपका ये एक कोऑर्डिनेट कर रही हैं स्टेट में, तो सर हम बाकी जल्दी आप ही, बताइए। मुझे सर जी ऐसा लग रहा है कि हमें एक अपने लेवल पे SPO लेवल पे एक हम स्पेशल एजुकेटर्स, DPOs और कंसर्न कोऑर्डिनेटर्स की जल्दी एक कोई मीटिंग कॉल करते हैं ऑनलाइन, और फिर उसमें हम इन सभी चीज़ों को अपने लेवल पे पहले कोशिश करते हैं, प्लान करते हैं कि कैसे हो सकती हैं और कहाँ तक हमें इनको लेके जाना चाहिए, ताकि कुछ हमारे लेवल पे जो कमियां हैं हम उसको भी इम्प्रूव करें, और अगर हमें जहाँ से जिस लेवल से जो असिस्टेंस चाहिए तो कैसे एक मैकेनिज्म बनाया जाए, हम सब मिलके समाधान ढूंढेंगे सर। हमारी ये प्रॉब्लम्स कोई सर, ये जो बहुत ही एक थोड़ा सा छोटा सा सेक्शन है जिसके लिए कोई भी इतना सेंसिटिव नहीं है, हमें ही आगे आना पड़ेगा सर, और हम सब मिलके कोशिश करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। जी मैम, थैंक यू क्योंकि सर। ये प्रॉब्लम वहाँ के पेरेंट्स ही समझ सकते हैं उन बच्चों के, और हम लोग जो है चाहे डाइट से हैं या दूसरे लोग हैं, थोड़ी देर के लिए वहाँ पे जाएंगे, एक अपनी औपचारिकता पूरी करते हैं मैम, तो वो थोड़ा सा होना चाहिए मैम। ये आपका अच्छा सुझाव है मैम, धन्यवाद। सर मैं निर्मल ठाकुर सोलन से, नमस्कार। नमस्कार मैम। सर मेरा थोड़ी सी क्वेरीज थी कि मुझे जानना चाहिए था कि जब मेडिकल में 70% उसको डिसेबिलिटी मिल गई, मैं शिखा मैडम से भी बात करना चाहती हूँ, तो उसको सरकार ने बोल दिया है कि अब 18 साल का जब ये होगा तो इसको पेंशन लगेगी, तो वो तो डॉक्टर को ही चैलेंज कर दिया सर उन्होंने। और सर
ये उससे एक तो पेरेंट्स के घर में डिसेबिलिटी होती है, ऊपर से थोड़ा सा वो हताश हो जाते हैं कि अब ये बात हो गई। तो मैं जानना चाह रही थी कि इसको शिखा मैडम भी सुनेंगे कि ये सही है कि गलत है ऐसे करना। मैम ये तो सही है ऐसा करना, इसलिए कि ये जो RPWD एक्ट 2016 में उसके तहत डिसेबिलिटी की गाइडलाइंस बनी हुई है। तो अब इसको कोई डॉक्टर, आप कोई भी अगर वो चैलेंज करता है तो एक्ट को चैलेंज कर रहा है। डॉक्टर ने तो कोई कानून बनाया नहीं है, जिसने कानून बनाया है उसी कानून के तहत वो गाइडलाइंस बनी है, और वो गाइडलाइंस के में लिखा हुआ है क्लियर कट कि 18 साल ऑनवर्ड से परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगी। पर सर वो जब हमारे को 70% नजर आ रहा है तो उसमें 18 इयर्स ओल्ड करने का क्या फायदा है सर? क्या उसका मतलब है? मैं ये जानना चाह रही हूँ। ये मतलब तो मैम जो बहुत सारी बातें, कुछ जो आप बात कह रहे हो सकता है कि सही है, लेकिन जो एक्सपर्ट लोग बैठे होंगे उनके दिमाग में क्या आया होगा, क्या लिखना है, बहुत सारी गलतियां होती है, वो तो रिवीजन होगा गाइडलाइंस में। ये जो आपका कंप्लेन है वो एक कंप्लेन लिख के आप मेरे को या किसी को भेज दीजिए, मैं आगे भेज देता हूँ, उसमें अमेंडमेंट्स हो जाएगा अगर एक्सपर्ट सोचते हैं। क्योंकि अभी तक तो वही है कि वो जो गाइडलाइंस है सर्कुलेट हुआ है सब जगह, उसमें 18 साल और उसके बाद ही परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का प्रावधान है। और परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में ही गवर्नमेंट की जो स्कीम है, कंसेशन है, चाहे वो बस पास हो, चाहे वो पेंशन हो, चाहे और सुविधाएं मिलती है, वो परमानेंट डिसेबिलिटी मिलती है। पहले तो जैसे तैसे चला हुआ था और चल रहा था, हाँ जी सर। लेकिन अब जो चेंजेज हुआ है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसमें सबकी भलाई है। सर देखो जो बेड रीडर है ना, एक चिल्ड्रन हमारा बिल्कुल बेड रीडर है, वो तो 18 साल तक कई बार उसको उतनी सहूलियतें मिलती नहीं है सर। दुख इस बात का है, वो तो पहले ही चला जाता है दुनिया को छोड़ के। वो तो आपकी पॉइंट बहुत वैलिड है, इसमें तो कुछ एक्सेप्शनल बच्चे हैं उसमें तो दे देना चाहिए, लेकिन अब कानून बनता है तो वो लोग बनाते हैं, वो सबके लिए ऐसा कर देते हैं, वो गलत है। तो चलो अच्छा, गलत मैं तो है। हाँ जी सर, क्या मैं आपको उधर आपको CRC और कहाँ जो आपके CMO हैं उनको लिखिए आप। वो लिख दिया था सर। तो वो फिर डायरेक्टरेट को भेज दिए होंगे, जो DME है, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, वहाँ वो बात चली गई होगी। फिर ये अमेंडमेंट्स हम लोगों के लेवल की बात नहीं है, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसको हम सिर्फ फॉलो कर सकते हैं। वो चेंज करना, ये चेंज करना हमारे बस की बात नहीं है। ओके सर। इसमें जी सर, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि जैसे मैडम ने जब भी कोई हमारे लॉज एक्ट्स बनते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें फ्लॉज तब नजर आते हैं जब वो फील्ड में इम्प्लीमेंट होते हैं। तो ये अब और ये चीजें जो उन चीजों से डील कर रहे होते हैं फील्ड फंक्शनरीज, वो उन चीजों को अच्छी तरह जानते हैं, ना कि वो पॉलिसी मेकर जो कि व्यूज के आधार पे हम कोई डिसीजन लेते हैं। तो ये जो आपके इनपुट्स हैं ये हम कोशिश करेंगे राइट प्लेटफॉर्म पे पहुंचाने के, और बिल्कुल ये जेन्युइन आपने फाइंड आउट किया है ये चीज कि इसको, और अमेंडमेंट्स के भी प्रोविजंस होते हैं जब जितनी रिप्रेजेंटेशंस ज्यादा होंगी। तो शत्रुघ्न सर ने जैसे गाइड किया, हम सब इसके लिए प्रयत्न करेंगे। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच शत्रुघ्न सर, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई प्रश्न है, कोई क्वेरीज है? अदरवाइज इस वेबिनार की मीटिंग को वोट ऑफ थैंक्स के रूप में तब्दील करें और आप लोगों से रुखसत लें, आप लोगों से विदा चाहेंगे। तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्टर CRC सुंदरनगर एंड इंटायर टीम आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके इस वेबिनार का हिस्सा बने, और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, अल्टीमेटली हमसे जुड़े, उन सबको हम इस वेबिनार की मिनट्स, प्रोसीडिंग, PPT
उन तक उनके ईमेल आईडी पे हम डाल देंगे। तो एटलीस्ट जो उनके पास एक रेडीमेड मटेरियल रहेगा वो देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो ये वेबिनार का ये भी फ़ायदा होगा कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपके पास पहुंच जाएगा। और जो लोग इस वेबिनार के बारे में फीडबैक भरना चाहते हैं वो फीडबैक भी दे सकते हैं। उनके आपके स्क्रीन पे मेरे ख्याल में वो फीडबैक फॉर्म आ रहा होगा। तो once again I would like to say thank you to all participants, all delegates, those who have joined our webinar on digital Google Meet platform. So on behalf of CRC team, Jitender Dev, हमारे डायरेक्टर, इसमें बहुत सारे लोग, शिखा मैम, जिनके वजह से ही आज ये वेबिनार हो पाया है, इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और इन्होंने एक हमें सही रास्ता डायरेक्शन दिया जिसके तहत हम लोग आज आपके साथ ज्वाइन करें। हमने मुख्य अतिथि के रूप में जो एसपीटी साहब आशीष कोहली सर को इनवाइट किया था, कोई ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट वो हमसे जुड़ नहीं सके। फिर उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ सभी जाने पहचाने चेहरे हैं। हम लोग 18-19 साल से हिमाचल में स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं और नया कानून आ गया है, नया कानून लागू है पूरे भारतवर्ष में। और मैं आपको ये बताऊं कि हिमाचल प्रदेश में स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का गठन किया गया है। हिमाचल गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट हैं, उसके जो प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, हेल्थ सेक्रेटरी साहब हैं। गवर्नर ऑफ एक्सेलेंसी हिमाचल प्रदेश ने मेरे को भी उसमें एक मेंबर बनाया है। तो जो भी मेंटल हेल्थ की सर्विसेज है, एक्टिविटी है जो आप लोगों तक पहुंचती है, वो मेंटल हेल्थ एक्ट के तहत वो सर्विसेज हम लोग मॉनिटर करते हैं। अगर किसी साइकेट्रिस्ट को लाइसेंस देना हो, डी एडिक्शन सेंटर खोलना हो, किसी प्राइवेट नर्सिंग होम जो मेंटल हेल्थ को कैटर करने के लिए अगर कोई आगे आता है तो वो लाइसेंस गवर्नमेंट देती है। तो वो सारी चीज़ें एक इंस्पेक्शन के तहत होती हैं, एक रूल के तहत होती है। तो आपके सोलन में एक प्राइवेट मेंटल हॉस्पिटल है धर्मपुर में, वो हम लोगों ने उसको लाइसेंस दिया। फिर जो शिमला में 62 बेडेड हॉस्पिटल है, मेंटल हॉस्पिटल बालूगंज में, वो सरकार का है। फिर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में 35 सीट्स हैं, टाटा मेडिकल कॉलेज में 10 सीट्स हैं। इंदौर की मैं बात कर रहा हूँ। इंदौर का मतलब है कि वहाँ मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, वो व्यक्ति एडमिट होके इलाज करा सकता है। जो 4 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, नेरचौक में, नाहन में, हमीरपुर में, चंबा में, यहाँ साइकेट्रिक ओपीडी की सुविधा उपलब्ध है और डी एडिक्शन की सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन वहाँ इंडोर करके कुछ नहीं है। और पूरे हिमाचल प्रदेश में 62 डी एडिक्शन सेंटर का गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है। तो ये भी एक मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, जहाँ कोई व्यक्ति, हम जिस घर परिवार समाज से आते हैं वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वहाँ भी किसी व्यक्ति को आप डी एडिक्शन करवा सकते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश में मेंटल हेल्थ की जो सर्विसेज है वो उपलब्ध है। तो सब लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा ये बात आपको शेयर करूं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, जो भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने किरण हेल्पलाइन शुरू किया हुआ है। जो किसी भी कोरोना के वजह से या किसी और वजह से किसी को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है तो 24/7 पे ये सर्विसेज चली हुई है। जो हेल्पलाइन नंबर है वो डिस्प्ले हो रहा था आपके स्क्रीन पे। उस नंबर पे आप या कोई भी जिसको मानसिक रोग की प्रॉब्लम है वो फ़ोन कर सकता है, इस सर्विसेज का लाभ उठा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ अपनी बात समाप्त करता हूँ और फिर हम मिलेंगे। आज का ये वेबिनार की सभा यहीं डिसॉल्व की जाती है। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन।